नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर चल रही कलह की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव में करारी हार के बाद अंतर कलह का सामना कर रही है। इस्तीफों का दौर जारी है। इधर पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री और महाराजा टीएस सिंहदेव के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने इन दोनों नेताओं को हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पूरा ठीकरा इन पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि वह असंतुष्ट नेताओं को लेकर दिल्ली जाएंगे और दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। अब इस बीच विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े अंतर से हारने वाले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महंत राम सुंदर दास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो करारी हार के बाद पार्टी छोड़ रहे हैं और किसी भी दल में रहे बगैर जनता की सेवा करेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिलीप षडंगी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की और इसी कारण कलाकार कांग्रेस से दूर हो गए। कांग्रेस में हारने के बाद अचानक उठे इस तूफान का क्या कारण है और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपना बिखराव आखिर कैसे कम करेगी या कैसे समेटेगी, ये जानने की आज कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर नजर डालते हैं। बृहस्पति सिंह जी ने अपनी प्रभारी को जिस प्रकार के अपशब्द कहे, उस पर कोई नोटिस की आवश्यकता ही नहीं थी। सीधा कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो अपनी प्रभारी को बिका हुआ बता रहा है और एक महिला का हीरोइन कह करके और टीका टिप्पणी करते हुए अपमान कर रहा है, उसको नोटिस जारी करना, उसे जवाब मांगना, मुझे लगता है इसमें भी किसी का संरक्षण प्रदान है, उनको बचाने का प्रयास है और ये नारी जाति का एक अपमान हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। महंत जी ने कांग्रेस को छोड़ा है, वो कांग्रेस में थे क्यों, यही समझ नहीं आता। और जो भी व्यक्ति धार्मिक है, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा करना चाहता है, वो कांग्रेस में रह ही नहीं सकता। कि हमारे तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव साहब 4 पन्ने की इस्तीफा पत्र भेजा था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ के 7 लाख आवासहीनों का प्रधानमंत्री आवास का पैसा सरकार नहीं दे रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जिसके कारण छत्तीसगढ़ के विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का, विधायक, सांसदों और मंत्रियों का घर घेरने का काम हुआ था। जिसके कारण छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में माहौल पैदा हुआ, पॉजिटिव गई और कांग्रेस के पक्ष में निगेटिव गई थी। ये बात क्या सच नहीं है? चलिए, इस चर्चा में हमारे साथ आज हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। महेश कश्यप, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, शालिनी रामटेक के प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ, और यशवंत धोटे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आना चाहूँगा। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी से प्रवक्ता महेश कश्यप जी। महेश जी, जाहिर तौर पर बीजेपी को जीत मिली है और जीत का उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में एक अलग ही तरह का युद्ध छिड़ चुका है, जहां पर पार्टी के ही नेता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। लेकिन इन सब में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी काफी समर्थन कर रही है टीएस सिंहदेव का। क्या कारण इसके पीछे? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी जब 2015 से 2018 तक हमारा सरकार छत्तीसगढ़ में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में रहा, लेकिन 2018 में कांग्रेस का सरकार जरूर बना, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता ने धोखे से जो इनके 36 लोकलुभाने वादे के दम पे इन्होंने चुनाव लड़ा, जिसके कारण उनको छत्तीसगढ़ के जनता ने पूर्ण बहुमत का सरकार बनाने का मौका दिया। लेकिन 5 साल में जिस प्रकार से उनका मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो टीएस सिंह बाबा जी के साथ, भूपेश बघेल जी के साथ 2.5 साल का समझौता हुआ। लेकिन भूपेश बघेल जी ने 2.5 साल का समझौता को एक प्रकार से दरकिनार करते हुए उनके साथ विवादघात किया। इसीलिए टीएस बाबा लगातार कांग्रेस पार्टी से कपा रहे, नाराज रहे। और टीएस बाबा क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के हित के बारे में, बीजेपी की सहानुभूति सिंहदेव जी से इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए धोखे की सरकार में, जो आप कह रहे हैं। हम सहानुभूति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो विश्वासघात हुआ, इसलिए उनका जो दर्द हर समय झलक रहा था। छत्तीसगढ़ के जनता सब लोग देख रहे थे, उनके क्षेत्र के लोग देख रहे थे, और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ के जो 16 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास बनना था, क्योंकि पंचायत मंत्री थे, तो जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। इस तो प्रकार से सीधे सीधे बोलिए ना, उनके बयान से बीजेपी को फायदा मिला, इसमें बुराई क्या है?
नहीं नहीं, हमको किसी का बयान से फायदा मिला नुकसान हुआ उससे मतलब नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जनता वो तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ का जनता मूड बना चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस को जब भ्रष्टाचार 5 साल का जो कुशासन है वो समझ चुकी थी, और जो उनके लोग लुभाने जो वादे थे वो 5 साल में पूरा कर नहीं पाया। इसीलिए छत्तीसगढ़ के जनता का पूरा मूड बना हुआ था कि 2023 में बदलना था। और हमारा संकल्प पत्र आने के बाद भी हमारा संकल्प पत्र का नकल करने का कांग्रेस के लोगों ने कोशिश किया। हमने 2100 दान समर्थन मूल्य रखा, उन्होंने 3200 रखा। हमारे महिलाओं के लिए हमने हमारी जो हमने जो योजना बनाया उनके मुकाबले उन्होंने 15,000 का उन्होंने देने की वादा किया। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ का जनता भरोसा नहीं किया और उनको नकार दिया। इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो अंतरकलह चल रहा है, और आगे देखिए कांग्रेस मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी को मतलब छत्तीसगढ़ में हम क्या बोलना चाहिए, देश में 60 साल शासन करने का मौका इस देश के जनता ने दिया, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो चाहे देश के लोगों से उन्होंने विश्वासघात किया, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, कोई काम नहीं किया। इसलिए उनको बदलना था और बदल गया। और आज महंत राम सुंदर दास जी उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। हम तो पूज्य संत महात्माओं को सम्मान करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवाद हिंदुत्ववाद का विचार को हम समर्थन करने वाले लोग हैं, लेकिन रामचंद्र सुंदर दास जैसे लोग कांग्रेस का समर्थन कर ही नहीं सकते। जिस प्रकार से महाभारत काल में द्रोणाचार्य भीष्म पितामह लोगों मजबूरी में ठीक है साथ दिया, ठीक उसी प्रकार इनको मजबूरी था, लेकिन आज उन मजबूरी को समझ गए और इस्तीफा दिया। तो उन्होंने अच्छा किया कि क्योंकि संतों को तो कम से कम ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस जैसे पार्टी के साथ रहना ही नहीं चाहिए। चलिए, मेरे लिए काम आसान कर दिया महेश जी ने। एक बात तो उन्होंने कह दी। शालिनी जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो योजनाएं थी काफी समानांतर थी, तो योजनाओं को साइड में छोड़ देते हैं, किसका प्रभाव ज्यादा पड़ा? इस पर जरूर आना चाहूंगा कि 67 सीटों से आप 35 सीटों पर आ गए, तो जाहिर तौर पर ये जो बड़ी हार हुई है, और उसके बाद जो बृहस्पति सिंह जी जो बयान दे रहे हैं लगातार एक के बाद एक, और उन्होंने तो कुमारी शैलजा से लेकर टीएस सिंहदेव किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जो आरोप उन्होंने लगाया है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है कि क्या बृहस्पति सिंह जो बोल रहे हैं, क्या वो जो बोल रहे हैं वो सच है? क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जब आदमी गुस्से में होता है तो अक्सर मुंह से सच निकल जाता है। बात गुस्से की नहीं है, पता नहीं उनके अंदर क्या कलह चल रहा है, ये तो वही जानेंगे। हो सकता है उनके अंदर पहले से कुछ चीजें हावी रही हुई हो। और जहां तक कि उनके बयान की बात है, इंसान जो उसमें क्या बोल जाता है उनको खुद को नहीं पता होता है। बाद में उनके द्वारा पूछा भी गया था, तो वो भी उसका स्पष्ट कारण नहीं दिए हैं, और उनको भी नोटिस भेजा गया है। अब देखो उनके तरफ से क्या जवाब आता है। ये वही बृहस्पति सिंह है, और ये आप ये नहीं कह सकते गलती से निकल गया, जोश से निकल गया। इन्होंने ये आरोप लगा दिया था टीएस सिंहदेव पे, पार्टी के सेकंड बिगेस्ट लीडर हैं जो कांग्रेस के, उन पर हत्या की साजिश रची उन्होंने, ये आरोप उन्होंने लगाया। बाद में वो ब्लंडर जब फैल गया तो वो आके संसद में माफी मांग रहे हैं। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि एक्सीडेंटली हुआ, बहुत स्ट्रेटेजिकली किया गया। और भीतर खाने सवाल भी है कि किसके इशारे पर बृहस्पति सिंह जी ने किया, तो वो फिर साबित करे ना भाई। अगर उनके पास ऐसा कुछ है, रिकॉर्ड है, या उन्होंने देखा है, या उनको करते हुए किसी ने बताया है, तो जिन्होंने बताया है उन्होंने देखा है, तो वो उस चीजों को प्रूव करें। इसी चीज के लिए तो उनके पास नोटिस भेजा गया है। और रही बात संत जी के इस्तीफे की, तो उन्होंने अपनी नैतिक जवाबदारी के आधार पर ही इस्तीफा दिया है, ना कि ये कि मैं हार गया हूं तो मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। वैसे तो टीएस सिंह जी ने भी कहा था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जब वो हार गए तब उन्होंने कहा कि ऐसे हार के मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगा अगर वो किसी दरकिनार पर है, वो किसी हार का सामना कर रही है। तो मैं अपने प्रवक्ता बीजेपी वालों से यही बता देती हूँ, ठीक है आप सहानुभूति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बृहस्पति सिंह के जो भी बयान अभी लगातार आ रहे हैं उनमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, जो पूर्व विधायक जिनके टिकट काटे गए हैं, जो प्रभारी कुमारी शैलजा, जो भी आपकी इलेक्शन कमेटी की वजह से तय हुआ था, वो सारे विधायक इस वक्त बैठक कर रहे हैं, और इसी पर बैठक हो रही है, आपको भी पता ही होगा जाहिर तौर पर। तो ये क्यों हो रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बृहस्पति सिंह के बयान जोश में दिए गए थे, तो ये जो डिवाइड दिख रहा है आपकी पार्टी के अंदर, क्या ये झूठ है? ये देखिए, समीक्षा बैठक होना था, मंथन होना था, तो समीक्षा बैठक तो लेंगे ही कि हार का मेन मुद्दा क्या था। इन्होंने महतारी वंदन योजना लेके आया
और अब उस पे ये कह रहे हैं कि जिनके 3 संतानें हैं उसको नहीं मिलेंगी, जिनके जमीनें हैं उनको नहीं मिलेंगी, जो कार्यकर्ता है उनको नहीं मिलेंगे, जिनका प्रतिवर्ष 15,000 आय है उनको नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से तो इस योजना के लिए 0% लोग काबिल हैं। तो इस पे ये क्या कहना चाहेंगे? कल ही के न्यूज़पेपर वो तो अब उनकी सरकार बनी है तो उसके बाद पता चलेगा कि वो क्या काम करते हैं। लेकिन शालिनी जी, एक चुनौती आपके सामने भी है आने वाले लोकसभा चुनाव की, और इस वक्त जिस तरह के हालात क्योंकि पिछली बार जब आपकी पार्टी जीती थी तब भी आप 11 में से 9 सीटें जीत पाए, इस बार ये चैलेंज और ज्यादा बढ़ गया। और इन हालातों में जब आपके पार्टी के प्रभारी के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं आपके पार्टी के जो दूसरे विधायक और नेता हैं, तो इन हालातों में किस तरह से आप डील करेंगे? क्योंकि बृहस्पति सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं सच लग रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, अब सरगुजा की सारी सीटें हार जाते हैं, ट्राइबल एरियाज में जिनका जिक्र कर रहे हैं बृहस्पति सिंह जी, बस्तर में आप सारी सीटें हार गए वहां पे, तो जाहिर तौर पर कुछ तो सच्चाई है उनकी बातों में जिन्हें आप नकार नहीं सकते। महोदय, अगर आपको सच लग रहा है तो आप प्रूफ कीजिए, कोई दिखा दीजिए सबूत कि बृहस्पति सिंह जी सही बोल रहे हैं। उनके पास खुद के पास कोई सबूत नहीं है, उन्होंने जो कहा तो है। क्यों हारे आप सरगुजा की 14 सीटें? वो हो सकता है कि कोई भूल चूक रही हो। मैं तो ये भी कहूंगी कि बीजेपी के लोग क्यों हारे थे फिर पिछली बार 2018 में? अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस क्यों हार गई, तो बीजेपी क्यों हारी थी 18 में? आपके बड़े बड़े नेता हार गए चुनाव, मोहन मरकाम से लेके दीपक बैज, क्या आप उनके लिए भी यही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? भूल चूक सबसे होती है, जनता है भाई, जनता जनादेश सबने स्वीकार किया है, फिर आपको क्या एतराज है जनादेश स्वीकार करने में? आप आई एम एक्सेप्टिंग एंड आई एम क्वेश्चनिंग व्हाई इट इज हैपनिंग। कि आप अगर बृहस्पति सिंह के स्टेटमेंट पर क्रेडिबिलिटी नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या एक्चुअल रीजन है? खैर, मैं इस पर जरूर आऊंगा, वापस लौटेंगे इस पे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यशवंत जी भी जुड़े हैं। यशवंत जी, चुनाव से पहले, टिकट वितरण से भी पहले मैं बात करूं तो बात हो रही थी कि भूपेश बघेल मॉडल की उन्होंने जो योजनाएं चलाई वो दूसरे राज्यों में भी एक्सेप्ट की जा रही थी, गोधन न्याय योजना हो या दूसरी योजनाएं हो, खासतौर से धान को लेकर जो उन्होंने किया, तमाम तरह की बातें हो रही थी और माना जा रहा था कि इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इजी विक्ट्री फॉर कांग्रेस। बट जब नतीजे निकलकर सामने आए वो शॉकिंग थे। मतलब हमने देखा कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स जो थे वो गलत साबित हुए हैं। और जब ये इस तरह के हालात रहे, आज बृहस्पति सिंह जी बयान दे रहे हैं, अब भले ही कहा जाए कि इस तरह के बयान देना जो है पार्टी डिसिप्लिन के अगेंस्ट है, बट देयर इज एन आउटरीच। आप क्या कहेंगे इस पे? ये बृहस्पति सिंह जी के बयान को और जयसिंह अग्रवाल के बयान को थोड़ा सा विस्तृत समझने की जरूरत है सर। सबसे पहले आप ये देखिए कि जयसिंह अग्रवाल का पहले दिन बयान आता है, वो आरोप नेतृत्व पे लगाते हैं, मतलब भूपेश बघेल पे लगाते हैं। उसके बाद बृहस्पति सिंह का बयान आता है, वो आरोप लगाते हैं किस पे? टीएस सिंह पे। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको एक बात समझ में ये आएगी कि जब ये 2.5 साल का काम चल रहा था, मतलब ये विवाद चल रहा था, तो सीएम हाउस की तरफ से कहो या भूपेश बघेल की तरफ से मोर्चा संभाल के रखा था बृहस्पति सिंह ने। ठीक है जी, हेलो जी जी, हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी, स्पष्ट है। हाँ, तो बृहस्पति सिंह ने मोर्चा संभाल के रखा था। उन्होंने जितने धतकर्म किए जाने चाहिए थे वो सब किए, यहाँ तक कि उन पर आरोप लगाए कि हत्या करवाना चाहते कर। अब ये 2.5 साल का तो सिर्फ सार्वजनिक तौर पर तो कोई ऐसा था नहीं। जय सिंह अग्रवाल के बयान को काउंटर करने के लिए बृहस्पति सिंह को तैयार किया गया कि ये भूपेश बघेल पे आरोप जय सिंह अग्रवाल लगा रहा है, तो भूपेश बघेल और टीएस बाबा का पूरे 5 साल का क्या चला, आप, हम और पूरा प्रदेश जानता है जी, जानता है ना जी। तो आप इसको इस नजरिए से देखें। जो कांग्रेस के अंदर अभी जो भगदड़ मची हुई है, उस भगदड़ पर अभी एक घुड़की आई है कि इनकी चरणदास महंत की। डॉक्टर चरणदास महंत ने एक बयान दिया है कि अब कोई अगर बोलेगा तो कार्रवाई होगी। तो ये जो घुड़की के बाद ये 2-3 दिन जो शांति आई है ना, इसको आप तूफान के पहले की शांति मानिए। ठीक है, एक। दूसरा, बृहस्पति सिंह ने जो वहां बोला वहां तक ठीक है, अपने नोटिस का जो जवाब दिया ना, तो पहले जवाब मीडिया में भेजा, उसके बाद पीसीसी को भेजा। विनय जायसवाल ने पहले जवाब, विनय जायसवाल को भी नोटिस मिला है, आपके जयसिंह अग्रवाल को भी नोटिस भेजा है। तो ये जो भगदड़ मचाने वाले जो लोग हैं, ये सब ये आपस में हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसका लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? इसका लोकसभा चुनाव पे असर फिलहाल इसको तय करना बड़ा मुश्किल है लोकसभा चुनाव पे, क्योंकि क्या है, अभी टिकटें कौन कैसे बटेगी, क्या इनकी रणनीति होती है, क्योंकि अधिकांश हारे हुए लोग लोकसभा के दावेदार है। कुछ यहीं पर अभी बघेल वर्सेस बघेल अभी यही दुर्ग होने जा रहा है। एक तरफ विजय बघेल चुनाव लड़ेंगे, अभी भूपेश बघेल भी वहां लोकसभा के दावेदार बन के उभरेंगे। तो एकदम हम लोकसभा वाले मसले पे अभी जल्दबाजी होगी पूरा एनालिसिस करना,
लेकिन ये जो कांग्रेस में जो मची हुई भगदड़ है, पहले ये शांत हो जाए, उसके बाद ही कुछ तब भी उसके बाद ये भी आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना नहीं है। यशवंत जी, ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में 2 पावर सेंटर बने हुए थे, एक टीएस सिंहदेव की साइड के और एक भूपेश बघेल की साइड के। Right, लेकिन इन सब के बीच में absolutely जब right, बारी right. आई चुनाव की, तो वहां पर कुमारी शैलजा का जो रोल है, जिस पर बृहस्पति सिंह सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उनके चलते हारे हैं, क्योंकि क्लियर साइन मिल रहे थे जब, तब कार्रवाई करनी चाहिए थी, हस्तक्षेप करना चाहिए था, जो कुमारी शैलजा ने नहीं किया। और इसी का नतीजा है जो टिकट विधायकों के काटे गए, जो विनिंग विधायक थे उनके टिकट काटे गए, उसके चलते कांग्रेस जो है हार गई। शायद नतीजा कुछ और था। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, तो शैलजा को यहाँ काम करने कोई देगा? आपका जो सत्ता का जो पावर सेंटर है, शैलजा को काम करने देगा तब तो काम करेगी ना वो। जी, एक्चुअल में क्या है, आप एक पुराने प्रभारी से समझ प्रभारियों के तो पूरे कार्यकाल 2003 से अगर आप देखोगे तो प्रभारियों के सभी कार्यकाल बड़े खतरनाक रहे। पहले के प्रभारी जैसे विलासराव देशमुख से लेके आपके बीके हरिप्रसाद आया करते थे ना, तो पहले पब्लिक से ये चंडाल चौकड़ी में नहीं फंसते थे उन लोग। पहले वहां से फोन पे बात करते थे, उनके जो मतलब कांग्रेस से हट के चाहे मीडिया वाला आदमी हो चाहे जनरल आदमी, उनसे बात करते थे। अब उसके बाद आगे काम करते थे। इन प्रभारियों को जो इन चंडाल चौकड़ी घेर कर रखते थे, कोई दूसरा आदमी बात कर सकता था न कुछ बता सकता था। तो वो जो उनको सामने दिखता था उस पर वो काम करते थे, रिजल्ट सामने आपके। तो जैसे इसने भी अपना काम, जैसे शैलजा जी ने अपना काम किया, लेकिन उनकी चलने दे तब ना। जी, तो उनकी चलने नहीं दी गई है। ठीक है, ये भी सवाल उठा था कि भूपेश बघेल जो है किनारा कर रहे थे उनसे, लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही थी। उनसे किनारा नहीं कर रहे थे, उनको काम नहीं करने दे रहे थे। एक्चुअल में क्या होता है, सत्ता और संगठन जब आदमी जब कब्जा कर लेता, काबिज हो जाता है ना, तो उनको ऐसा वो डर बना रहता 24 घंटे कि क्या हो जाएगा, चल तो नहीं रहेगा करके। तो वो कई तरह के ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि यही काम। अच्छा, ये जो गए आपके पुनिया जी क्यों गए? जी, पुनिया जी क्यों गए? पुनिया जी को समझ में आ गया कि अब ये नहीं चलने वाली है, तो उनने अपना निकले, दूसरे आ गए। आपने एक चीज देखा कि लास्ट के एग्जिट पोल तक सरकार जीत रही थी, फिर क्यों ये हुई? धरातल पे योजनाओं का कुछ नहीं है जी। ये जो योजनाओं का आपने जो ट्राइबल पॉपुलेशन आपकी जो है 18-29 सीट की, वो वहां पे धान नहीं होता ना, वहां किसान नहीं है ना, वहां आदिवासी है जी। वहां आपने कुछ नहीं किया। 17-18 सीट जीती बीजेपी वहां पे। तो जो आरोप टी सिंहदेव जी ने सीधे तौर पर लगाए थे कि जो पीएम आवास है उन्हें बनाने नहीं दिया जा रहा है, 7 लाख पीएम आवास बनाने दिए, क्या इससे डैमेज हुआ है कांग्रेस इससे बिल्कुल डैमेज हुआ है। मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बताता हूँ कि इस दरमियान हम लोग इलेक्शन के दरमियान हम लोग बस्तर के ऐसे एरिया में थे जो दंतेवाड़ा से जो इसको क्लब करता है आपके सुकमा को, एक छोटी सी जगह में एक महिला से बात हो रही थी मेरी, मैंने उसको बहुत शानदार लिखा है। वो आवास के लिए वो मतलब वो कोई आएगा तो देगी, जगह मिल गई थी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को कौन देने वाला है प्रधानमंत्री का आवास, वो कितनी जानकारी है उसको जी। तो सोचिए उस एरिया में भी अगर प्रधानमंत्री आवास का असर है तो क्या ये मैदानी एरिया में नहीं होगा जो बहुत ज्यादा लोग अप्रोच में रहते हैं, कनेक्टिविटी में रहते हैं? निश्चित रूप से। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बीजेपी कहा जाता है कि बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। आपने अभी टीएस सिंहदेव का समर्थन किया, उन्होंने जो भी किया चुनाव से पहले, या उन्होंने जो भी बयान दिया, उनके जो भी पक्ष था उसका आप कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी अगर खुद देखे, अगर उनकी आपकी पार्टी में कोई नेता अगर ऐसा करता तो क्या तब भी यही स्टैंड रहता? क्योंकि आप चुनाव से पहले अपने ही पार्टी के लीडर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पंचायत की योजनाओं का जो है जो आवास योजना उनका क्रियान्वयन से ऐसे नहीं किया। हालांकि ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इस इलेक्शन में, लेकिन क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं अगर आपकी पार्टी में खुद कोई ऐसा करता? अभिषेक जी, वो पार्टी अगर हमारी पार्टी में अगर ऐसा कोई करता तो समीक्षा का विषय, समीक्षा करते किस परिस्थिति में कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होता। लेकिन क्योंकि टीएस बाबा जी ने जो किया कि इसमें कोई दबाव या नहीं, अनजान बन के तो नहीं किया। उन्होंने समझा कि छत्तीसगढ़ के जनता इससे कितना नाराज है, छत्तीसगढ़ को कितना नुकसान हो रहा है, उसके लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो ऐसे उन्होंने ये नहीं कि पार्टी के खिलाफ काम किया, कांग्रेस के खिलाफ, बल्कि कांग्रेस के लोगों को, भूपेश बघेल को इसको समझाने का, उनको बताने का, उनको मनाने का भी कोशिश किया, लेकिन नहीं माना। क्योंकि सत्ता के मध्य में
जैसे अभी आप चुनाव पहले देखे होंगे, भूपेश है की भरोसा है की नारा देने वाली कांग्रेस ने भूपेश के दम पे, भूपेश के उसमें मतलब चुनाव लड़के जीतने का इन्होंने जो भरोसा रखा था। और वही कांग्रेस पार्टी जो 5 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी, जो कि 67-68 विधायक होने के बाद भी उनका 22 विधायक बदलना पड़ा। अगर इनके विधायक अच्छा काम किए होते तो उनको क्यों बदलते? तो कुल मिला के इन्होंने कोई काम नहीं किया। और ऐसा आपको देखने को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे रोड, सड़क, पुल, पुलिया की बात करें। हाँ, नरवा गरवा दुरवा के नाम से, जो गाय गोटान के नाम से जो करोड़ों रुपया बर्बाद किए, वो जरूर जनता के नाम ने उसके नाम से दुनिया में वाहवाही लुटने का काम किया। और ये लोग बार बार किसान हितैषी, महिला हितैषी, युवा हितैषी बनने की बात करते हैं। इन्होंने, इनका घोषणा पत्र देखेंगे, 10 लाख बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप उनको कांग्रेस के प्रवक्ता जी पूछिए, उनके सरकार से पूछिए कितने लोगों को अभी तक दिए। उसी प्रकार महिला स्व सहायता समूह को कर्जा माफी की बात किए थे, उन्होंने उसको भी नहीं किया। तो कुल मिला के इनका सरकार जो काम नहीं किया, जिससे छत्तीसगढ़ का जनता तो सरकार से नाराजगी था, उसके साथ साथ इनके पार्टी के लोग भी, इनके पार्टी के कार्यकर्ता भी, इनके मुखिया भूपेश बघेल हो, चाहे इनके जो इनके नीति से नाराज थे। और कांग्रेस पार्टी सदा, आप देखेंगे पूरा इतिहास उठा के देखिए कि कभी भी कोई समाज हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में कोई काम ऐसा किया हो, ऐसा हमको नहीं लगता। कि कांग्रेस का नारा था, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ की नारा। ठीक है, अभी इतना लंबे इतिहास में नहीं जाएंगे सर, बहुत सीमित समय है और वर्तमान की हालत बहुत खराब चल रही है। शालिनी जी, आपके पास आऊँगा। जो स्थिति बनी हुई है कि एक बात कही जा रही है कि कांग्रेस के नेता चर्चा बाद में करते हैं, मीटिंग बाद में होती है, पहले बयान बाहर देके चले आते हैं। योजनाओं की बात करें तो चलिए, आपने बहुत अच्छी योजनाएं बनी, जमीन पे उतरी नहीं उतरी, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, मान लेते हैं ये बात। लेकिन टीएस सिंहदेव के बयान ने तो इस पर एकदम मोहर लगा दी। मतलब एक लाइन में कहूं तो टीएस सिंहदेव चोक्ड कांग्रेस इन दिस इलेक्शन। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी के नेता कोई कुछ ऐसा बयान देते तो हम समीक्षा करते। तो कांग्रेस के लोग क्या समीक्षा नहीं कर रहे हैं? अगर वो कहीं बैठक रखते हैं तो आप कहते हैं कि वो बैठक क्यों रख रहे हैं? तो भाई, समीक्षा करना, मंथन करना तो अभी बहुत आवश्यक है ना। आने वाला समय है, 2 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कुछ चीजों पर चर्चाएं होनी बहुत आवश्यक है। और रही बात योजनाओं की बात, तो योजनाएं बीजेपी वालों ने भी किया है। और देखो, 15 साल बस्तर में भी रहे हो आप लोग, उसके बाद भी आप लोगों को नकार दिया गया था। 5 साल कांग्रेस को मौका दिया है, अभी आपको मौका दिया गया है, तो आप करके दिखाइए। सिर्फ बातें करने से नहीं होती है। देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप तो सुनिए मेरी बात। 60 साल चुप थी ना, तो आप भी चुप हो जाइए। कल ही के पेपर में आया था, हमारे किसान भाई लोग ना धान लेके जा रहे हैं, ये सोच के, इस विश्वास के साथ कि हमने तो बीजेपी को वोट दिया है और उन्होंने 3100 रुपए का वादा किया था। अब वो जा रहे हैं केंद्र में और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई इस बार तो हमको 3100 मिलेगा। तो उन्होंने कहा हमको कोई आदेश नहीं मिला है कि हम 3100 दें आपको, जो पहले होता था। अभी कल ही शपथ ग्रहण हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, ना हमारा नेट का बैठक हुआ है, ना उसमें निर्णय नहीं हुआ। आप चिंता मत करिए उसके, हमारे बारे में चिंता मत करिए। तो आपके अंदर, आपके पार्टी के पीछे ज्यादा बेहतर नहीं पढ़ा, आपने जाना नहीं जाना। रही बात बेरोजगारी भत्ता की, बेरोजगारी भत्ता भी बीजेपी वालों ने देने का वादा किया। चलिए, अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा, समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का अपना पक्ष रखने के लिए। तो कांग्रेस के अंदर चल रही कला के आगे क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे? क्या डिसिप्लिनरी कार्रवाई में तलवार सभी पर चलेगी? जिन लोगों ने पार्टी लाइन के बाहर जाकर बयानबाजी की, जिसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ा और चुनाव के बाद भी अभी भी पार्टी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। खैर, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनाज़ टीवी। नमस्कार।